नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को काफी अच्छी खबरें मिल रही हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी हर 5 साल बाद सरकार बदलने वाला राजस्थान का रिवाज बना रह सकता है। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में उधर दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बहुमत हासिल कर सकती है। उधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार जरूर बनने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बहुमत काफी कम होता दिख रहा है और बीजेपी को अच्छी बढ़त दिख रही है पिछली बार के मुकाबले। जबकि तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में पहली बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, ऐसा दिख रहा है। 5 राज्यों के चुनावों के एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को उससे बहुत ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं जो इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था। ज्यादातर राज्यों में अलग अलग एजेंसियों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के संकेत दे दिए हैं। तो इनमें अगर सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर होगी बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी राहत की खबर होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनौती बड़ी थी कांग्रेस की तरफ से। पिछली बार कांग्रेस ने वहां सरकार बना ली थी, फिर बीजेपी की बनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद। लेकिन मध्य प्रदेश में अब एग्जिट पोल कह रहे हैं कि सरकार अपनी बचा लेगी बीजेपी। जबकि राजस्थान में एक बार फिर इतिहास दोहराए जाने के संकेत मिल रहे हैं, यानी वहां पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं एग्जिट पोल से कि कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। हमेशा की तरह वहां एक बार फिर सत्ता पलटती दिख रही है, यानी राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती तो दिख रही है, लेकिन उसे इतनी आसान जीत मिलती नहीं दिख रही जैसी 2018 में मिली थी। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 68 सीटें थी, जबकि बीजेपी के पास महज 15 सीटें थीं। लेकिन इस बार दोनों के बीच फासला काफी कम रह सकता है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। वहीं 2014 में बने नए राज्य तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन बीआरएस जो केसीआर की पार्टी है वो भी सत्ता के करीब जा सकती है अगर मुकाबला कांटे का हो गया आखिरी दौर में तो। यानी ज्यादातर एग्जिट पोल में, राजस्थान की बात में, ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिले। ज्यादातर पोल ऐसे हैं जो राजस्थान में बीजेपी को बहुमत दिलाने की बात कर रहे हैं। जन की बात एजेंसी का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को राजस्थान में 199 सीट में, कुल वहां पर 200 सीटें हैं, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, 199 के नतीजे आने हैं। जन की बात का एग्जिट पोल कहता है कि 100 से 122 बीजेपी को मिल सकती हैं सीटें, जबकि कांग्रेस सिर्फ 62 से 85 तक रह सकती है, यानी ज्यादा से ज्यादा 85 और अन्य को 14 से 15। अगर 100 से नीचे बीजेपी गई तो ये अन्य जो हैं वो अहम हो सकते हैं। इसके अलावा पी मार्क का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 105 से 125 सीटें मिल जाएंगी, यानी पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। कांग्रेस 69 से 81 पर रहेगी और अन्य 5 से 15, यानी कम से कम बीजेपी को कम से कम 105 सीटें। जबकि ईटीजी का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 108 से 128 सीटें मिल सकती हैं, 108 से 128 सीटें मिल सकती हैं, यानी अच्छी तरह से बहुमत मिल सकता है। जबकि मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 115 से 130 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुत अच्छा बहुमत मैट्रिक्स के पोल के हिसाब से बीजेपी को मिल सकता है 115 से 130 का। याद रखिए 101 का जादुई आंकड़ा है, 100 का जादुई आंकड़ा है 199 में, 115 से 130 बीजेपी, अन्य 12 से 19। अलग अलग एजेंसियों के पोल कहते हैं। अगली एजेंसी का पोल अगर देखें, सी वोटर का पोल जो है वो कहता है कि 94 से 114 सीटें राजस्थान में बीजेपी को मिल सकती हैं। 94 से 114 सीटें राजस्थान में बीजेपी को मिल सकती हैं, 71 से 91 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, यानी बढ़त बीजेपी को रह सकती है। लेकिन अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा 91 कांग्रेस को आई और कम से कम 94 बीजेपी को आई तो अन्य जो है 9 से 19 जो रहने वाले हैं, जो 19 रह जाएंगे, वो बहुत
बहुत अहम रोल अपना सकते हैं। ये अलग अलग एजेंसियों के पोल बता रहे हैं कि बीजेपी ही आगे रहेगी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हुआ तो भी बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगी, ये एग्जिट पोलों का अनुमान है। यानी ज्यादातर पोल ऐसे हैं जो राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कुछ पोल ऐसे भी हैं, ऐसे भी रहे, ये जो बढ़त देने वाले जो पोल हैं उनकी बात करते हैं। जो बढ़त देने वाले पोल हैं, जन की बात 100 से 122 बीजेपी को दे रहा है, पी मार्क 105 से 125 बीजेपी को दे रहा है, ईटीजी 108 से 128 बीजेपी को दे रहा है, मैट्रीज 115 से 130 बीजेपी को दे रहा है और सी वोटर 94 से 114 बीजेपी को दे रहा है। अब कुछ पोल ऐसे भी हैं जिनमें कांग्रेस को बढ़त दी गई है। इनमें एक्सिस माई इंडिया का पोल कहता है कि कांग्रेस को 86 से 106 मिल सकती हैं और बीजेपी को 80 से 100। यानी 86 पे तो कांग्रेस नहीं सरकार बना पाएगी, लेकिन 106 पे बना लेगी। तो उसका जो मैक्सिमम रेंज है एक्सिस माई इंडिया के पोल का, वो कांग्रेस की तरफ झुकी हुई है रेंज, और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 100 पर जा सकती है। अगर ज्यादा से ज्यादा पर चली गई इस पोल के हिसाब से तो फिर बीजेपी रेस में आएगी, लेकिन कांग्रेस आगे रहने का अनुमान है एक्सिस माई इंडिया के पोल में। सीएनएक्स के पोल में भी कांग्रेस को एज दी गई है। कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इसमें बीजेपी को बहुमत से पीछे रखा गया है। 80 से 90 तक की ज्यादा से ज्यादा बीजेपी पहुंचेगी। 94 से 104 मतलब अगर 94 के लोअर एंड पर रही कांग्रेस तो 14 से 18 जो अन्य हैं वो फिर अच्छा रोल अपना बना सकते हैं सरकार में। ये सीएनएक्स का पोल कहता है। अब ये जो दो पोल हैं जो कांग्रेस को, अभी तक जो दो पोल आए हैं जो कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं, वो देख लीजिए। एक्सिस माई इंडिया कहता है कांग्रेस को 86 से 106, सीएनएक्स कहता है 94 से 104। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि ज्यादा पोल ऐसे हैं जो बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं। तो महापोल का जो आंकड़ा है, एग्जिट महापोल का जो आंकड़ा है, उसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। अगर पूरे पोल एक साथ देखें तो 107 पर बीजेपी, 80 पर रह जाएगी कांग्रेस और अन्य को 12 सीटें मिल सकती हैं। यानी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। सारे पोल अगर मिलाकर महापोल न्यूज 18 इंडिया टारगेट का महापोल देखें। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ज्यादातर पोल जो हैं वो, कुछ पोल ऐसे भी हैं जो हालांकि बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पोल जो हैं, जैसे एक्सिस माई इंडिया का पोल जो है वो बीजेपी को 140 से 162 दे रहा है, कांग्रेस को 68 से 90, 230 सीटों की विधानसभा, ध्यान रखिए। 115 116, 115 आधा हुआ, 116 पे सरकार बनेगी। तो एक्सिस माई इंडिया का पोल कहता है कि बीजेपी आराम से फिर से सरकार बना लेगी 140 से 162 तक सीटें लेकर। मैट्रीज का पोल जो है वो कहता है कि बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिलेंगी, यानी कांग्रेस 97 से 107 पर ही रह जाएगी, 116 के आंकड़े से नीचे, और बीजेपी अगर अपने न्यूनतम भी रही इस रेंज में तो 118 पर रहेगी, वो भी बहुमत का आंकड़ा है। सीएनएक्स का जो पोल है वो भी बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त दे रहा है। वो 140 से 159 सीटें बीजेपी के पक्ष में बता रहा है और कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ 70 से 80 सीटें बता रहा है। तो 230 में 140 से 159, यानी सीएनएक्स भी कह रहा है कि बीजेपी वहां फिर से सरकार बता। पोलस्टैट का पोल मध्य प्रदेश के लिए, पोलस्टैट का पोल 106 से 116 दे रहा है, यानी 116 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस को 111 से 121। ये वो पोल है जो कांग्रेस को बढ़त दे रहा है, ये वो पोल है जो कांग्रेस को बढ़त दे रहा है 111 से 121, बीजेपी को 106 से 16। यानी बीजेपी की सरकार बन सकती है अगर मिनिमम पे, अगर मैक्सिमम पे गई तो, लेकिन इसमें कांग्रेस को बढ़त है। ईटीजी के पोल में कांग्रेस को 109 से 125 दी गई हैं और बीजेपी को 105 से 117, यानी कांग्रेस को एज दिया गया है, लेकिन बीजेपी भी फाइट से बाहर नहीं रखी गई है ईटीजी के पोल में। जन की बात का पोल जो है वो भी कांग्रेस को बढ़त दे रहा है, एज दे रहा है, लेकिन बीजेपी को भी लगभग वैसी ही एज, मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर बता रहा है। 102 से 125 कांग्रेस और 100 से 123 बीजेपी, यानी किसी की भी सरकार बन सकती है, ये जन की बात का पोल कहते हैं। तो सारे पोल जो हैं वो एक साथ देखिए, जो बढ़त
बीजेपी को बढ़त देने वाले पोल हैं वो हैं मैट्रीज, टुडेज चाणक्य, एक्सिस माई इंडिया और सीएनएक्स। मैट्रीज 118 से 130 दे रहा है, टुडेज चाणक्य 151 दे रहा है बीजेपी को, एक्सिस माई इंडिया 140 से 162 दे रहा है और सीएनएक्स 140 से 159 दे रहा है। ये पोल जो हैं ये बीजेपी को आराम से बढ़त बनाते हुए पोल दे रहे हैं। और इसके बाद अब देखते हैं वो पोल जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बढ़त दे रहे हैं। जो कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं वो पोल स्टैट 106 से माफ कीजिएगा 111 से 121, ईटीजी 109 से 125 और जन की बात 102 से 125। जन की बात 102 से 125। तो ये जो भी आप देखें कि कांग्रेस को जो बढ़त दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़त नहीं दे रहे हैं, बहुत थोड़ी बढ़त दे रहे हैं, एज दे रहे हैं। और ऐसे पोल हैं जिनमें बीजेपी की सरकार भी बनी तो भी उसकी रेंज में है, लेकिन बीजेपी के जो पोल हैं वो बिल्कुल क्लियर बढ़त दे रहे हैं। अब पूरा जो महापोल अगर देखें, सारे आंकड़े मिलाकर देखें, सब पोल का निचोड़ देखें तो 130 पर बीजेपी पहुंचती है और 97 पर कांग्रेस, अन्य को 3। 130 पर बीजेपी आराम से फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। उधर छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती तो दिख रही है, लेकिन उसे इतनी आसानी से जीत नहीं दिख रही है जैसी 2018 में मिली थी। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 68 सीटें थी 90 में, जबकि बीजेपी के पास महज 15 सीटें थी। लेकिन इस बार दोनों के बीच फासला काफी कम रह सकता है। छत्तीसगढ़ में फासला काफी कम रह सकता है। तो छत्तीसगढ़ के पोल पर नजर डाल लेते हैं। जन की बात में छत्तीसगढ़ का पोल क्या कहता है? जन की बात में कहते हैं कि 90 सीटों में 42 से 53, देखिए 46 का यहां पर आंकड़ा है जिस पे सरकार बनेगी, तो 42 से 53 कांग्रेस और 34 से 45 बीजेपी। यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां पर दिख रही है, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर दिख रही है। और उधर एक्सिस माई इंडिया जो 90 सीट का छत्तीसगढ़ का पोल है उसमें कहता है 40 से 50 कांग्रेस और 36 से 46 बीजेपी। यानी यहां पर भी बीजेपी की भी सरकार बन सकती है एक्सिस माई इंडिया के पोल की रेंज में, और कांग्रेस की भी बन सकती है। यानी 40 से 50 और 36 से 46 दोनों बिल्कुल कांटे की टक्कर। जबकि कुछ वक्त पहले ये बहुत बड़ी बढ़त बताई जा रही थी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में, यानी बीजेपी ने बहुत बड़ी वापसी की है छत्तीसगढ़ में इतनी रेंज में आकर। सीएनएक्स का पोल जो है वो क्या कहता है वो देखिए। सीएनएक्स का पोल कहता है 46 से 56 कांग्रेस और 30 से 40 बीजेपी। 46 से 56 कांग्रेस को और 30 से 40 बीजेपी को। 46 से 56 कांग्रेस, यानी कि आराम से कांग्रेस सरकार बना लेगी, सीएनएक्स का पोल कहता है, और बीजेपी 30 से 40 पे रहकर काफी करीब पहुंच जाएगी। लेकिन याद रखिए कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त थी छत्तीसगढ़ में, 68 सीटें जीती थी पिछली बार। सी वोटर का पोल देखिए क्या कहता है। सी वोटर का पोल कहता है कि कांग्रेस 41 से 53 पर रहेगी, यानी बढ़त तो रहेगी, लेकिन बीजेपी भी 36 से 48 पर रहेगी। यानी छत्तीसगढ़ के ज्यादातर पोल जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को अगर एज भी है तो बहुत थोड़ी सी एज है, थोड़ी सी एज है। इसलिए ये 41 से 53 में भी सरकार बन सकती है रेंज जो है, और 36 से 48 में अगर अपर रेंज में रहे बीजेपी के सी वोटर के पोल में तो वो भी सरकार बना सकती है। मैट्रीज का पोल देखिए क्या कहता है छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के बारे में। 44 से 52 कांग्रेस को और 34 से 42 बीजेपी को। यानी फिर कांटे की टक्कर, लेकिन कांग्रेस आगे, सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस, ये कहता है मैट्रीज का पोल। और टुडेज चाणक्य का पोल, एग्जिट पोल, कह रहा है कि कांग्रेस को 57 सीटें और बीजेपी को 33। यानी ये टुडेज चाणक्य का पोल कांग्रेस को क्लियर विक्ट्री दे रहा है। 57 सीटों का मतलब बड़ी बढ़त दे रहा है। 40 पर सरकार बननी है तो 57, और बीजेपी काफी पीछे सरकार बनाने से 33। ईटीजी का पोल, जो ईटीजी का एग्जिट पोल भी बढ़त कांग्रेस को दे रहा है 48 से 56, यानी 46 के आंकड़े से काफी कंफर्टेबली ऊपर, यानी पूर्ण बहुमत आराम से मिलता हुआ। लेकिन बीजेपी की अच्छी बढ़त पिछली बार के मुकाबले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 40 पर जाएगी। ज्यादातर पोल कांग्रेस को एज दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को अच्छी बढ़त दे रहे हैं पिछली बार के मुकाबले। तो सारे पोल अगर एक साथ छत्तीसगढ़ के देखें, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के पोल अभी देखें, तो जन की बात कांग्रेस को 42 से 53 दे रहा, एक्सिस माई इंडिया 40 से 50, सीएनएक्स 46 से 56, सी वोटर 41 से 53। ये सारे पोल जो हैं ये कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं। तो
कुल मिला के जो टारगेट महापोल है, जो न्यूज 18 इंडिया का पूरा महापोल निचोड़ छत्तीसगढ़ के 90 सीटों का, वो कहता है कि कांग्रेस 50 सीटों के साथ सरकार बना लेगी और बीजेपी 38 सीटों के साथ अच्छी चुनौती देते हुए सरकार बनाने से पीछे रह जाएगी। तो यहां से जरूर कांग्रेस को अच्छी खबर मिलती दिख रही है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं दिख रहा है। उधर 2014 में बने नए राज्य तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। जन की बात का एग्जिट पोल कहता है तेलंगाना की 119 सीटों में कि कांग्रेस 48 से 64 सीटें जीत सकती है, जबकि बीआरएस, केसीआर की पार्टी बीआरएस 40 से 55 पर ही रह सकती है। देखिए, यहां पर 60 सीटों पर सरकार बनानी है, यानी अगर कांग्रेस लोअर रेंज में रही तो सरकार बनाने से चूक जाएगी और बीआरएस करीब पहुंच जाएगी। याद रखिए, एआईएमआईएम बीआरएस के साथ है, तो 4 से 7 सीटें जो एमआईएम की हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की, वो बीआरएस के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगी अगर कांग्रेस लोअर रेंज में रहती है। बीजेपी 7 से 13 है, जन की बात के पोल में 119 सीटें हैं। उधर पीएसजी का पोल तेलंगाना के बारे में कहता है कि कांग्रेस 49 से 54 पर रहेगी और बीआरएस 53 से 58 पर, यानी ये बीआरएस को एज दे रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम की 6 से 7 सीटें मिलाकर वो 60 के आंकड़े को पार कर लेगी, ये पीएसजी का पोल कहता है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार हर पोल में बन रही है तेलंगाना में, कई पोल ऐसे हैं, ज्यादातर पोल तो कांटे की टक्कर दिखा ही रहे हैं, लेकिन कई पोल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बीआरएस बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगी, उसके चांसेस ज्यादा हैं, एज ज्यादा है। सीएनएक्स का पोल देखिए तेलंगाना के बारे में क्या कह रहा है। 119 सीटों में सीएनएक्स का पोल कहता है कि कांग्रेस 63 से 79 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत ले लेगी। अब सीएनएक्स का पोल ऐसा है जो बाकी दो पोल से अलग दिख रहा है। बीजेपी तो यहां पर 0 से 2 दिख रही है, लेकिन बीआरएस यहां 31 से 47 पर ही दिख रही है। बीआरएस ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था पिछली बार 119 सीटों में और कांग्रेस कहीं नहीं थी। कांग्रेस का 63 से 79 पर पहुंचना सीएनएक्स के पोल के आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। चाणक्य का पोल, टुडेज चाणक्य का पोल तेलंगाना के बारे में कहता है कि कांग्रेस 71 सीटें जीत लेगी और बीआरएस सिर्फ 33 पर रह जाएगी। 71 सीटें कांग्रेस को टुडेज चाणक्य के पोल में, इसका मतलब कांग्रेस बहुत आराम से वहां पर सरकार बना लेगी। यानी एक दो पोल जरूर ऐसे हैं जो बीआरएस को सरकार बनाने के करीब दिखा रहे हैं, लेकिन टुडेज चाणक्य जैसे पोल भी हैं जो बीआरएस को सिर्फ 33 सीटों पर समेट रहे हैं। 60 के बहुमत के मुकाबले सिर्फ 33 पर बीआरएस बहुत पीछे रह जाएगी। तो महापोल जो है तेलंगाना का, वो फिर कांग्रेस को ज्यादा बढ़त दे रहा है 63 सीटों के साथ। 60 पर बहुमत है, 63 पर कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी और 44 बीआरएस के और 5 एमआईएम के मिला के 49 पर पीछे रह जाएंगे, ऐसा महापोल कहता है। यानी कांग्रेस लौटती तो दिख रही है, लेकिन सांसें अटकी रहेंगी जब तक आखिरी नतीजे नहीं आ जाते। ये सारे राज्यों की बात हो गई। अब राजस्थान की अगर फिर से बात करें, एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। तो बीजेपी राजस्थान में क्या दिख रहा है तस्वीर, वो देख लीजिए। राजस्थान में जन की बात कांग्रेस को 62 से 85 दे रहा है, लेकिन बीजेपी को 100 से 122, पी मार्क 105 से 125, ईटीजी में 108 से 128 और मैट्रीज में 115 से 130, सी वोटर में 94 से 114। यानी ये बीजेपी की सरकार यहां पर बनती दिख रही है राजस्थान में। और कांग्रेस को बढ़त देने वाले जो पोल हैं वो एक्सिस माई इंडिया 86 से 106 और सीएनएक्स 94 से 104, कांग्रेस को बढ़त देने वाले पोल। तो महापोल राजस्थान का जो है वो ये कहता है कि बीजेपी 107 सीटों के साथ आराम से सरकार बना लेगी, कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और सरकार बनाने से पीछे रह जाएगी। ये यानी कि कांग्रेस जो है इस बार अपनी सरकार वहां पर नहीं बचा पाएगी, जैसा
जैसा राजस्थान में होता है। और एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। मतलब यहां कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान को बताया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए गहलोत और पायलट में 2018 से ही खींचतान मची। जुलाई 2020 में तो पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया था। पार्टी के 19 विधायकों के दम पर पायलट ने गहलोत सरकार को गिराने के संकेत भी दिए थे। हालांकि उस वक्त अशोक गहलोत ने किसी तरह अपनी सरकार बचा ली थी। इस घटना के बाद गहलोत गुट के विधायकों ने पायलट गुट के विधायकों को गद्दार बताना शुरू कर दिया था। 14 जुलाई 2020 को पायलट को राजस्थान के डिप्टी सीएम और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन दोनों नेताओं के बीच दरार तब और बढ़ गई जब गहलोत ने सार्वजनिक मंच से पायलट को निकम्मा कह दिया था। उनके इस बयान से काफी बवाल हुआ था। हालांकि इस चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव खत्म करने का दावा किया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि टिकट बंटवारे के मुद्दे पर भी गहलोत और पायलट के बीच बात नहीं बन पाई थी। इसीलिए ये माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई से राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता जाने के संकेत मिल रहे हैं। और इस एग्जिट पोल से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में गुर्जर समुदाय ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि राज्य में 24 ऐसी सीटें हैं जिन पर गुर्जर समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में। और पिछली विधानसभा चुनाव में इन 24 में 17 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई थी। 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। बताया जाता है कि गुर्जर समुदाय की इन सीटों पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई साल से चल रही खींचतान की वजह से गुर्जर समुदाय के लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। संकेत ये मिल रहे हैं कि सचिन पायलट की उपेक्षा की वजह से नाराज गुर्जर समुदाय के लोगों ने इस चुनाव में कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया, और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि गुर्जर समुदाय के वोटों के छिटकने की वजह से कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। और तो और एग्जिट पोल के आंकड़े ये भी संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की वापसी कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। मतलब चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में उनकी ताबड़तोड़ रैलियों की वजह से राजस्थान की पूरी बाजी ही पलट सकती है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से राजस्थान में कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 14 रैलियों और 2 रोड शो के जरिए 200 में 102 सीटों को कवर किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। जयपुर की एक रैली में उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस की सरकार पर आतंकियों का साथ देने का आरोप लगाया। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सचिन पायलट के साथ किए गए व्यवहार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इन रैलियों के अलावा लाल डायरी भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। ये लाल डायरी कांग्रेस से निकाले गए विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में लहराई थी। उन्होंने इस डायरी के कुछ हिस्से भी सार्वजनिक किए थे, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार पर बीजेपी विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। हालांकि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में राज्य में योजनाओं का अंबार लगा दिया। चुनाव से चंद रोज पहले 7 गारंटियां लेकर आई। वो इन गारंटियों के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करना चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के आगे कांग्रेस की नाव डूब सकती है। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ज्यादातर पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। महापोल के जो आंकड़े हैं वो देखिए, मध्य प्रदेश के जो बढ़त देने वाले पोल हैं, मैट्रीज जो है, वो 118 से 130 बीजेपी को दे रहा है। टुडेज चाणक्य 151 बीजेपी को दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया 140 से 162 बीजेपी को, और सीएनएक्स 140 से 159 बीजेपी को। कांग्रेस को बढ़त देने वाले जो पोल हैं वो पोल स्ट्रैट के हैं। 111 से 121, ईटीजी का 109 से 125 और जन की बात का 102 से 125। महापोल में बीजेपी के 130 सीटें, कांग्रेस को 97 और 3 अन्य को। उधर तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। इन एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त के जो संकेत मिल रहे हैं उसके लिए बीजेपी की रणनीति को ही बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने वहां अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए
सबसे बड़ा दांव खेला और 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया। और माना जा रहा है कि इसी दांव ने बीजेपी को मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी बनाने में मदद की, क्योंकि बीजेपी ने जब टिकटों का बंटवारा किया तो उसके इस फैसले ने सबको चौंका दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उतार दिया। इनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी ने 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। और एग्जिट पोल जिस तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी का ये पैंतरा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। माना जा रहा है कि इतने बड़े और कद्दावर चेहरों की वजह से ही जनता में बीजेपी के लिए एक बार फिर भरोसा बढ़ गया, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना को भी माना जा रहा है, जिसका ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के कुछ महीने पहले ही किया था। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देने का ऐलान किया गया था। और बीजेपी का मानना था कि ये योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 29 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, और इस चुनाव में 34 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले। चुनाव से कुछ महीनों पहले ही इस योजना का ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भरोसा जता दिया था कि एक बार फिर उनकी सरकार बननी तय है। मैं तो अपना वचन पूरा कर रहा हूँ, सरकार बन रही है, निश्चित तौर पर बनेगी। हालांकि इसके अलावा उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को भी बीजेपी की इस बढ़त की बड़ी वजहों में एक माना जा रहा है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती दिख रही है। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में दोनों ही पार्टियों के बीच मामूली सा फर्क नजर आ रहा है और कांग्रेस ये उम्मीद जता रही है कि 3 दिसंबर को ये आंकड़े बदल सकते हैं। मतलब कांग्रेस को इस बात का भरोसा है कि वो 2018 की तरह ही इस बार भी शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी से उतारने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी और उस वक्त सत्ता में बैठी बीजेपी के हाथ सिर्फ 109 सीटें लगी थी। इसके बाद कांग्रेस ने मायावती की पार्टी बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। लेकिन कमलनाथ की अगुवाई वाली ये सरकार मध्य प्रदेश में सिर्फ 1.25 साल ही चल पाई थी और 23 मार्च 2020 को एक बार फिर वहां बीजेपी ने सत्ता कायम कर ली थी, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के 3 दिग्गजों में एक रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का पाला छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन माना जाता है कि कमलनाथ ने बगावत के बावजूद अपनी जमीनी पकड़ को कमजोर नहीं होने दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को चुनौती देती दिख रही है। उधर छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती दिख रही है। सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती दिख रही है। जन की बात में कांग्रेस को 42 से 53, एक्सिस माई इंडिया में 40 से 50, सीएनएक्स में 46 से 56 और सी वोटर के एग्जिट पोल में 41 से 53 सीटें। 46 का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस करती दिख रही है कांग्रेस ज्यादातर पोल में, लेकिन टक्कर बीजेपी बराबर दे रही है। तो महापोल का जो आंकड़ा बनता है बीजेपी का और कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में, वो ये कि कांग्रेस 50 सीटों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। 46 का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी भी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 8 ही पीछे रहेगी, यानी 38 पर रहेगी। कांग्रेस 4 आगे रहेगी, बीजेपी 8 पीछे रहेगी। तो बीजेपी इस उम्मीद में कि ये आंकड़े जो हैं वो पलटने की स्थिति में भी हो सकते हैं जब काउंटिंग हो। तो एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में वहां भूपेश बघेल की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की वापसी हो सकती है। यानी छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल पर एक बार फिर विश्वास जताया, जबकि चुनाव प्रचार के बीच ही उन पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा था। उस वक्त वो बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। ईडी ने उन पर ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव मामले में पैसे लेने का आरोप लगाया था। दावा किया गया था कि इस ऐप के प्रमोटरों के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि भूपेश बघेल अपनी साफ सुथरी छवि को भुनाने में कामयाब रहे। जनता ने उनके 5 साल के काम पर विश्वास जताया। साथ ही चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने वहां की कलह को भी खत्म कर दिया। भूपेश बघेल के सामने बार बार चुनौती खड़ी कर रहे टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर उन्हें साधने का काम किया गया था। माना जा रहा है कि यह भी कांग्रेस की सरकार की वापसी के संकेत की एक बड़ी वजह है। तेलंगाना में भी कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही है। तेलंगाना के ज्यादातर पोल जो हैं वो कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं, लेकिन बहुत टाइट बढ़त है, क्योंकि 60 है
आंकड़ा सरकार बनाने का। और टुडेज चाणक्य के पोल में कांग्रेस को 63 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीआरएस और एआईएमआईएम मिलाकर 49 सीटें बन रही हैं, 44 और 5। तो 63 जो है वो सिर्फ 3 ज्यादा है 60 के बहुमत के आंकड़े से। तो उसके बाद इस बार के एग्जिट पोल में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अगर वापसी होती है तेलंगाना में तो जबरदस्त ही होगी। यानी 2018 के चुनाव के बाद फर्श पर आ चुकी कांग्रेस तेलंगाना में बंपर वापसी कर सकती है। और के चंद्रशेखर राव की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस को करारी शिकस्त दे सकती है। कर्नाटक जीतकर दक्षिण के किले में सेंध लगाने वाली कांग्रेस ने तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा और गारंटी के आजमाए हुए फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने केसीआर के 10 साल के शासन को चुनावी मुद्दा बनाया। मुख्यमंत्री को चुनौती देने के लिए रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी विधानसभा सीट से ताल ठोक दी, जबकि कामारेड्डी सीट को बीआरएस का मजबूत किला माना जाता है। आंध्र प्रदेश से हटकर तेलंगाना जून 2014 में नया राज्य बना था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 19 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर थी, लेकिन 2023 में बाजी पूरी तरह पलटती हुई नजर आ रही। एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस ने 10 साल की सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल कर ली। यानी 5 राज्यों में हुए चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई एग्जिट पोल में, जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कांग्रेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाती दिखी। तेलंगाना से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ सकती है। तो मध्य प्रदेश में महापोल का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी 130 के साथ सरकार बना लेगी, जहां पर 116 पर सरकार बननी है। छत्तीसगढ़ में महापोल का आंकड़ा कहता है कि 50 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना लेगी, जहां 46 पर सरकार बननी है। राजस्थान में जहां 100 पर सरकार बननी है, वहां 106 के साथ बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन तेलंगाना में जहां 60 सीटों पर सरकार बनानी है, वहां पर कांग्रेस 63 सीटों पर रहेगी और सरकार बना लेगी और बीआरएस पीछे रह जाएगी। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम में महापोल का आंकड़ा कहता है कि एमएनएफ 17 सीटों के साथ 40 के टोटल में 20 है सरकार बनाने का आंकड़ा। तो सरकार किसी की बनती नहीं दिख रही है। 17 सीटों के साथ एमएनएफ सबसे आगे और जोराम पीपल्स मूवमेंट 15 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और कांग्रेस 7 पर। तो अगर मिजोरम में अगर यही नतीजों में बदलता है आंकड़ा, तो सरकार बनाने के लिए लोगों को मिलना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। एमएनएफ को अगर बीजेपी का साथ भी मिलता है तो भी 18 ही पहुंचता है। यानी अगर ऐसे आंकड़े रहे तो या तो जेडपीएम और कांग्रेस मिलकर वहां पर सरकार बना सकती है। तो बहुत दिलचस्प रहने वाला है, कांटे की टक्कर रहने वाली है मिजोरम में भी। उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान से भारत आई अंजू उर्फ फातिमा से जुड़ी। 4 महीने बाद राजस्थान की रहने वाली अंजू भारत लौट आई हैं। अंजू के वापस आने के बाद अमृतसर में पंजाब पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। दावा किया गया कि पूछताछ में अंजू ने पाकिस्तान से भारत लौटने का अपना मकसद भी बताया। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अंजू ने बताया कि वो अपने बच्चों के लिए भारत वापस आई हैं और वो उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाना चाहती हैं। सूत्र बताते हैं कि अंजू ने पाकिस्तान की पुलिस और वहां की खुफिया एजेंसियों से किसी भी तरह के संबंध होने की बात से इनकार कर दिया। अंजू के मुताबिक पाकिस्तान में शादी करने के लिए पहले उन्होंने अपना धर्म बदला और फिर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले अपने प्रेमी नसरुल्लाह से शादी की। हालांकि उनके पास नसरुल्लाह के साथ शादी करने से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला, लेकिन उनका दावा है कि वो नसरुल्लाह के साथ शादी करके बेहद खुश है। राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली अंजू इसी साल 21 जुलाई को टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन 4 महीने बाद वो अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से भारत लौट आए। लेकिन भारत में दाखिल होते ही अंजू को पंजाब पुलिस अपने साथ अमृतसर ले गई। वहां पंजाब पुलिस के साथ साथ दूसरी जांच एजेंसियों ने भी उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस लंबी पूछताछ के दौरान अंजू ने यह दावा किया कि वो प्यार के लिए सरहद पार यानी पाकिस्तान गई थी और उनका पाकिस्तान की पुलिस और वहां की जांच एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है। सूत्र ये बताते हैं कि अंजू ने पूछताछ के दौरान पाकिस्तान जाने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और फिर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले अपने प्रेमी नसरुल्लाह से शादी कर ली। हालांकि अंजू नसरुल्लाह के साथ शादी से जुड़ा कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा पाई। यही नहीं, पूछताछ के दौरान उन्होंने पाकिस्तान से भारत लौटने का अपना मकसद भी बताया। सूत्रों के मुताबिक उनका मकसद भारत में रहने वाले अपने पति अरविंद से तलाक लेना और अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान लौटना है। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि उनके बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अंजू का दावा है कि पाकिस्तान जाकर और नसरुल्लाह के साथ शादी करके वो बेहद खुश हैं। पाकिस्तान से जाने से पहले
अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन आरोप है कि वो अपने पति और बच्चों को बिना बताए 21 जुलाई को टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान चली गई थी। बाद में पता चला कि अंजू ने खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्ला से निकाह कर लिया। उस दौरान दोनों के प्री वेडिंग शूट और शादी की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन 4 महीने तक वहां रहने के बाद एक रोज पहले अंजू अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आ गई। पूछताछ के बाद वो अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि वो पाकिस्तान जाकर बेहद खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। अमृतसर से दिल्ली पहुंचने के बाद एक बार फिर मीडिया के लोगों ने अंजू को घेर लिया, लेकिन इस बार उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। खबर है कि दिल्ली से वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर अपने पिता के घर जा सकती हैं। लेकिन अंजू के पाकिस्तान से भारत पहुंचने की खबर मिलते ही उनके मायके में हड़कंप मच गया। खबर है कि अंजू के गांव में उनके घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अंजू का मायका यानी उनके पिता का घर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में और वहां के बौना गांव में अंजू के पिता का घर है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से अंजू के भारत आने की खबर आई, गांव के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंजू के पाकिस्तान जाने से नाराज लोगों ने उनके गांव में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी। गांव वालों का आरोप है कि अंजू ने न सिर्फ अपने परिवार को धोखा दिया, बल्कि उन्होंने अपने देश से भी गद्दारी की। नहीं, हमने तो पहले भी मना कर दिया था उनके पिताजी से भी, माताजी से। नहीं आएगी तो हमें यहाँ उनको आने नहीं देंगे। गांव के लोगों ने अंजू के पाकिस्तान जाकर शादी करने के फैसले को शर्मनाक बताया। लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर अंजू ने गांव में कदम भी रखा तो उनके घर वालों को भी गांव से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ देश कानूनी बिल्कुल नहीं आना चाहते हम उसको, इसके माँ बाप को और निकाल देंगे। हालांकि अंजू के पिता गया प्रसाद का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने भी अंजू से मिलने से इनकार कर दिया। जबकि पाकिस्तान छोड़ने और भारत में दाखिल होने से पहले अंजू का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान और वहां के लोगों की जमकर तारीफ करती नजर आई। हालांकि उन्होंने भारत आने पर भी खुशी जताई। 4 महीने पहले 21 जुलाई को अंजू अचानक पाकिस्तान पहुंच गई और दावा है कि वहां पहुंचने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। वो अंजू से फातिमा बन गई थी। दावा है कि उन्होंने 25 जुलाई को अपने प्रेमी नसरुल्ला से शादी कर ली थी और तभी से वो अपने पाकिस्तानी पति नसरुल्ला के साथ उनके घर खैबर पख्तूनख्वा में रह रही थी। लेकिन 4 महीने साथ रहने के बाद अंजू भारत लौट आई। पाकिस्तान से भारत में दाखिल होने से पहले उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान का गुणगान करती नजर आई। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। अपने इस वीडियो में अंजू ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान में बिताया गया उनका हर दिन बहुत अच्छा गुजरा और वहां के लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा इज्जत की। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी गैर मुल्क में आई हैं। और पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित अली ने दावा किया कि पाकिस्तान में 4 महीने रहने के बाद अंजू और फातिमा सिर्फ 3 महीने के लिए भारत आई और उनका मकसद अपने बच्चों को पाकिस्तान लाना है। क्योंकि उनका दावा है कि अंजू अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करती हैं, इसलिए वो उन्हें पाकिस्तान ले जाने के लिए भारत आई हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित अली के मुताबिक अंजू का प्लान भारत में सिर्फ 3 महीने तक रुकने का है। इस दौरान वो अपने भारतीय पति अरविंद से तलाक लेंगी और अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करेंगी। दावा यह भी है कि अंजू बच्चों को इस बात के लिए मनाएंगी कि वो भी उनके साथ पाकिस्तान चलें। 3 महीने के लिए वो इंडिया गई है और उसने यही कहा है मतलब कि 3 महीने बाद वापस आएगी वो और अपने बच्चे लेने गई है। मतलब 3 महीने बाद अंजू उर्फ फातिमा पाकिस्तान लौट जाएंगी। पाकिस्तानी यूट्यूबर का यह भी दावा है कि पाकिस्तान की सरकार ने अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया है ताकि पाकिस्तान में रहने के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और तो और पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित के मुताबिक अंजू और नसरुल्ला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बेहद मजबूत है, क्योंकि पाकिस्तान से अंजू को भारत रवाना करते हुए नसरुल्ला बुरी तरह रोने लगे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि भारत अंजू को दोबारा पाकिस्तान नहीं आने देगा। इसी वजह से नसरुल्ला अंजू को भारत नहीं भेजना चाहते थे। हालांकि पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित अली का दावा है कि अंजू उर्फ फातिमा और नसरुल्ला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका रिश्ता बेहद मजबूत है। अंजू को पाकिस्तान से भारत रवाना करते हुए न सिर्फ घर वाले दुखी थे बल्कि नसरुल्ला बुरी तरह रोने लगे थे। वो बड़े ही आपस में खुश हैं, उनका रिलेशन, इवन उसके जाने पे नसरुल्ला रो भी रहा था कि यार बीवी से जुदाई पे रो रहा था। पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित अली का यह भी दावा है कि अंजू बच्चों की खातिर भारत गई हैं
और अगर अंजू के साथ उनके बच्चे पाकिस्तान आते हैं तो नसरुल्ला उन्हें अपनाने के लिए भी तैयार है। इधर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपने चारों बच्चों के वापसी के लिए मोर्चा खोल दिया। सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटने के बाद गुलाम हैदर ने पाकिस्तान की सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की अपील कर दी और इसके लिए उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में गुलाम हैदर ने पाकिस्तान की सरकार, वहां के आर्मी चीफ और वहां के चीफ जस्टिस से अपने बच्चों को भारत से लाने की गुहार लगाई। हालांकि अपने इस वीडियो में उन्होंने एक बार भी अपनी पत्नी सीमा हैदर का जिक्र तक नहीं किया। तो मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि ये दूसरा मुल्क है, दूसरे देश में है। हुकूमत मेरी मदद करे, मेरे बच्चों को वापस करे। गुलाम हैदर 4 साल बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटे हैं। खबर है कि उनके पाकिस्तान लौटने की वजह उनकी पत्नी सीमा हैदर है, जो 10 मई को अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आ गईं। सीमा हैदर का दावा है कि वो अपने प्रेमी सचिन मीणा के लिए भारत आई हैं और दोनों नेपाल में शादी भी कर चुके हैं और वो किसी भी कीमत पर भारत से पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा हैदर का आरोप है कि पाकिस्तान में रहने के दौरान गुलाम हैदर उनसे मारपीट और बुरा बर्ताव करते थे। इसी वजह से वो हर हाल में उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। और इसी दौरान ऑनलाइन गेम पबजी पर उनकी मुलाकात दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से हुई। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर थोड़े ही दिनों में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सीमा हैदर का दावा है कि 10 मई को भारत आने से पहले उन्होंने सचिन मीणा से नेपाल में मुलाकात की थी और वहीं पर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी, क्योंकि गुलाम हैदर उनके साथ मारपीट और बुरा बर्ताव करते थे। लेकिन सऊदी अरब से लौटे गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के इन आरोपों को नकार दिया। जॉब के लिए सऊदी अरब गया था और उसके बाद 10 मई को बच्चों को भी लेकर भारत गई, न जाने क्या मसला है। गुलाम हैदर ने दावा किया कि वो कई बार भारत सरकार से अपने बच्चों को वापस भेजने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से बच्चों को भारत से लाने की अपील की। उधर बड़ी खबर आई खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि भारत ने अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। भारत सरकार ने 2 टूक कहा कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह की हत्या की कोशिश में भारत का कोई लेना देना नहीं। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि इस मामले की जांच के लिए 18 नवंबर को ही एक हाई लेवल जांच समिति का गठन किया गया था। अमेरिका में रहने वाले निखिल गुप्ता नाम के भारतीय नागरिक पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है कि निखिल गुप्ता ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए सुपारी दी थी। और अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक निखिल गुप्ता ने अमेरिका के एक शूटर को गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए सुपारी दी थी। न्यूयॉर्क पुलिस की 15 पन्नों की चार्जशीट का हवाला देकर अखबार ने दावा किया कि निखिल गुप्ता भारत की खुफिया एजेंसी के एक अफसर के संपर्क में भी था। लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में किसी भी तरह से भारत का हाथ होने के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। High level inquiry committee has been constituted to look into all the relevant aspects of the matter, and necessary follow-up action will be taken based on the findings of the inquiry committee. न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट के आधार पर द वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट छापी उसके मुताबिक एक भारतीय अफसर के कहने पर निखिल गुप्ता ने अमेरिका में एक अपराधी से पन्नू की हत्या के लिए संपर्क किया था, लेकिन असल में वो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी का एक एजेंट था। चार्जशीट के मुताबिक उस एजेंट ने निखिल की पहचान एक और एजेंट से कराई जिसने पन्नू का मर्डर करने की बात कही। न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया कि हत्या के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 83 लाख रुपए में डील हुई थी और 15,000 डॉलर यानी करीब 12 लाख रुपए दिए भी गए थे। हालांकि न्यूयॉर्क पुलिस की तरफ से इन आरोपों के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया गया। वहीं भारत सरकार की तरफ से यह साफ किया जा चुका है कि मामले की जांच हो रही है। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मिले इनपुट के आधार पर एक्शन लेने का भरोसा भी दे दिया। और इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि यह भारत सरकार की नीति के बिल्कुल खिलाफ है। We have said, and let me reiterate, that this is also contrary to government policy. इस दौरान भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक के अधिकारियों ने 30 जून को गिरफ्तार किया था। बाद में प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे अमेरिका लाया गया था। न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट में लिखा गया है कि आरोपी निखिल गुप्ता को पन्नू के अलावा भी कई लोगों की हत्या करने के लिए कहा गया था और इस काम के बदले उसके खिलाफ भारत में चल रहे केस खत्म करने का ऑफर दिया गया था। हालांकि इन आरोपों पर भी पुलिस की तरफ से एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। उधर बड़ी खबर आई वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना के एक्शन से जुड़ी। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के जनीन में फायरिंग कर 2 बच्चों की जान ले ली। यही नहीं, आरोप है कि इजरायली सैनिकों ने वहां की सड़कों को बुलडोजर से खोद दिया। साथ ही वहां रहने वाले सैकड़ों शरणार्थियों को हथियारों का डर दिखाकर घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक का जनीन शहर युद्ध का नया मैदान बनता जा रहा है, क्योंकि इजराइल और हमास की जंग की शुरुआत से ही वेस्ट बैंक के जनीन शहर में इजराइल की सेना कई बार छापे मार चुकी है। उसका मानना है कि जनीन में भी हमास के सैकड़ों लड़ाके छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में एक बार फिर इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के जनीन शहर में बड़ा ऑपरेशन चलाया। जनीन शहर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में है, जहां 2 लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। लेकिन फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के दौरान इजरायली सेना ने जनीन में 2 बच्चों की हत्या कर दी। फिलिस्तीन ने इन हमलों के वीडियो भी जारी किए, जिनमें एक वीडियो में कुछ बच्चे सड़क पर किसी हमले से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। तभी उनमें एक बच्चा जो सफेद रंग की कार के बगल में खड़ा था, वो पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन उसने भागने के लिए 2-3 कदम ही बढ़ाए थे कि उस पर हमला हो गया। गोली लगते ही वो बच्चा जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उस कार की दूसरी तरफ छिपा एक दूसरा बच्चा उसकी मदद के लिए पहुंचा। उसने जमीन पर गिरे उस बच्चे को खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। और इस हमले के बाद फिलिस्तीन एक बार फिर इजराइल पर आग बबूला हो गया। उसने आरोप लगाया कि इजराइल हमास के बहाने वेस्ट बैंक में आम नागरिकों की हत्या कर रहा है। और इस आरोप को पुख्ता करने के लिए उसने एक दूसरा वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में भी कुछ बच्चे सड़क पर नजर आए, लेकिन तभी उन पर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां चलते ही वहां से बच्चे भागते दिखाई दिए, लेकिन एक बच्चा जमीन पर गिर गया। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने उसकी भी जान ले ली। यही नहीं, आरोप है कि इजराइल के सैनिकों ने जनीन शहर के कई इलाकों में बुलडोजर उतार दिए। उन बुलडोजरों के जरिए जनीन की सड़कों को खोद दिया गया। खबर है कि इजरायली सेना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे शक था कि हमास के लड़ाकों ने वहां बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। बाद में फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर जेनिन में ड्रोन से हमला किए जाने का भी आरोप लगाया। उसके मुताबिक इन हमलों में जेनिन के कई घर तबाह हो गए। साथ ही इजरायली सेना ने वहां रहने वाले शरणार्थियों को घर छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। और आरोप है कि जेनिन में इजराइल की सेना ने हर वो काम किया जो उसने गाजा पट्टी में किया है। हालांकि 7 अक्टूबर के बाद से ही वेस्ट बैंक का जेनिन शहर इजराइल के निशाने पर है और इसीलिए इजराइल की सेना वहां पिछले कई दिनों से लगातार छापेमारी भी कर रही है। 7 अक्टूबर यानी जिस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, उस दिन के बाद से वेस्ट बैंक और खासकर जेनिन शहर इजरायली सेना के रडार पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जेनिन में 15 से ज्यादा शरणार्थी शिविर हैं, जिनमें फिलिस्तीनियों की आबादी है। इजराइल ये आरोप लगाता है कि हमास के सैकड़ों लड़ाके वहां डेरा जमाए हुए हैं। ये शहर वेस्ट बैंक में है, जिसकी सीमा जॉर्डन से लगी हुई है। आरोप है कि हमास के लड़ाके वहीं से वेस्ट बैंक में दाखिल होते हैं। इसीलिए इजराइल वहां लंबे वक्त से छापेमारी करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जेनिन में इजराइल के हमले तेज हो गए। इसीलिए माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के बाद जेनिन शहर युद्ध का नया मैदान बनता जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के सैनिक वहां पिछले कई दिनों से हमास के लड़ाकों की तलाश में जुटे हैं। इस मिशन के तहत उन्होंने कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा भी किया है। और इजराइल के मीडिया का दावा है कि जेनिन में इस बार नेतन्याहू की सेना पूरी तैयारी के साथ पहुंची और जिस तरह से उसने गाजा पट्टी में हमला किया, ठीक उसी तरह से जेनिन में भी अटैक करने का प्लान है। और दावा है कि इजराइल के 1000 से ज्यादा सैनिक इस मिशन के तहत जेनिन पहुंचे। उन्होंने अपने साथ कई ड्रोन और बुलडोजर भी रखे हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने में कोई खतरा ना हो। ड्रोन के जरिए वो जेनिन में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, तो बुलडोजर से वो सड़कों को खोदकर बारूदी सुरंगों का पता लगा रहे हैं। इजराइल का मानना है कि गाजा पट्टी में उसके सैन्य ऑपरेशन के बाद हमास के कई लड़ाकों ने भागकर वेस्ट बैंक में शरण ले ली है। आशंका है कि जेनिन में उन लड़ाकों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है, जिन्हें पकड़ने के लिए इजराइल ने इस शहर की घेरेबंदी शुरू कर दी है। लेकिन फिलिस्तीन ने इजराइल की इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। उसने तो यहां तक आरोप लगाया कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी की तरह जेनिन में भी बिजली और पानी की सप्लाई रोकने की तैयारी कर रही है।
साथ ही उसने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना का इंटरनेट बंद करने का भी प्लान है। और इस बीच यरूशलेम में 2 बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 लोगों की जान ले ली। इस गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। बाद में इजरायल की पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। लेकिन उससे पहले उन दोनों ने यरूशलेम में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हड़कंप मचा दिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखा कि एक सड़क के किनारे हमलावरों की कार आकर रुकी। उस वक्त वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थीं, जबकि आसपास कुछ लोग पैदल चलते दिखाई दिए। इसके बाद वो दोनों कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकले और निकलते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। पैदल चल रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कुछ लोग तो घबराहट में भागते भागते जमीन पर गिर गए। लगातार हो रही गोलीबारी को देखते हुए वो सड़क भी खाली हो गई जहां हमलावरों ने अपनी कार रोकी थी। यही नहीं, उस सड़क के दूसरी तरफ भी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। और इस हमले के बाद इजरायल ने आरोप लगाया कि वो दोनों हमलावर हमास के लड़ाके थे। फायरिंग की यह घटना ऐसे वक्त में हुई जब इजरायल और हमास के बीच बंदूकों को छोड़ने के मुद्दे पर युद्ध विराम है। लेकिन इसी बीच उन दोनों हमलावरों ने फायरिंग कर इजरायल के गुस्से को और भड़का दिया। हालांकि इस गोलीबारी के दौरान ही वहां इजरायल की पुलिस एक्शन में आ गई। उसने चारों तरफ से उन दोनों को घेरना शुरू कर दिया। ये देखकर फायरिंग कर रहे वो दोनों लोग अपनी कार की तरफ भागे, लेकिन तब तक पुलिस ने उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इजरायल की पुलिस की गोलियों से एक हमलावर तो अपनी कार के नजदीक ही ढेर हो गया। तब तक उसका साथी आगे की तरफ भागने लगा। हालांकि थोड़ी दूर भागने के बाद वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने सरेंडर करने की कोशिश की। तब तक पुलिस ने उसे भी गोलियों से भून दिया। इसके बाद इजरायल पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं और उन्होंने उस पूरे इलाके को घेर लिया। बाद में हमलावरों की गोली से घायल हुए लोगों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उधर बड़ी खबर आई हमास की कैद में मौजूद बंधकों से जुड़ी। युद्ध विराम के बीच हमास ने इजरायल के सामने बाकी बंधकों को छोड़ने के लिए नई शर्त रख दी। हमास की मांग है कि जब तक इजरायल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीन के सभी कैदियों की रिहाई नहीं करेगा, तब तक बाकी के बंधक नहीं छोड़े जाएंगे। और ये शर्त हमास ने इजरायल के गाजा में फिर जंग शुरू करने के ऐलान के बाद रखी। असल में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के बाद गाजा में फिर जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद हमास ने भी अपनी चाल चल दी। समझौते के तहत हमास इजरायल के बंधकों को छोड़ रहा है तो इजरायल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीन के नागरिकों को रिहा कर रहा है। एक बंधक के बदले में इजरायल 3 कैदियों को छोड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी हमास और इजरायल एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि गाजा में युद्ध विराम से पहले जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हमास ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल के सामने नई शर्त रख दी, जिससे भड़का इजरायल वहां फिर हमास के खिलाफ हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमास के कमांडर भी इजरायल की सेना को जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि हमास और इजरायल के बीच पहले के मुकाबले जंग और भयानक हो सकती है, क्योंकि हमास और इजरायल में युद्ध विराम के समझौते का वक्त खत्म होने से पहले हमास के टॉप कमांडर बासिम नईम ने एक बयान जारी किया। हमास के मुताबिक वो इजरायल के सैनिक और सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में इजरायल को उसकी जेलों में बंद फिलिस्तीन के सभी कैदियों को रिहा करना होगा। दावा है कि हमास की कैद में अब भी वो सैनिक बंधक बने हुए हैं जिन्हें समझौते से बाहर रखा गया, और इन बंधकों के बदले हमास अपने सभी कैदियों की रिहाई चाहता है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हमास इजरायल से अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए अपनी पुरानी रणनीति अपना रहा है, क्योंकि इससे पहले साल 2011 में हमास ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उस वक्त इजरायल के एक सैनिक को छोड़ने के बदले हमास ने फिलिस्तीन के 100 कैदियों की रिहाई करवाई थी। और एक बार फिर हमास के टॉप कमांडर बासिम नईम ने बंधकों की रिहाई के बदले सभी कैदियों को छोड़ने के लिए इजरायल के सामने शर्त रखकर उसे घेरने की कोशिश की। दावा है कि मौजूदा वक्त में इजरायल की अलग अलग जेलों में करीब 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीन के कैदी बंद हैं, जिनमें ज्यादातर लोगों के हमास से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि एक रोज पहले ही हमास ने अपनी कैद से 16 बंधकों को रिहा कर दिया। इन बंधकों को 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए और युद्ध विराम के समझौते के तहत हमास ने उन बंधकों को रिहा कर दिया। बताया गया कि रिहा हुए बंधकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायल के अलावा इस समझौते के तहत रूस और थाईलैंड के भी कई नागरिकों को छोड़ा गया। खबर है कि पिछले 5 से 6 दिनों में
हमास अब तक करीब 100 बंधकों को रिहा कर चुका है, लेकिन अब भी हमास की कैद में बड़ी संख्या में लोग बंधक बने हुए हैं, जिन्हें छुड़ाना इजरायल की सेना के लिए चुनौती साबित हो सकता है। क्योंकि बाकी बंधकों की रिहाई के लिए हमास इजरायल के सामने नई शर्त रख चुका है। बताया जा रहा है कि इजरायल के साथ अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल समेत कई दूसरे देशों के नागरिक हमास के कब्जे में हैं, जिनको रिहा करने के लिए हमास इजरायल को घुटनों पर लाना चाहता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम खत्म होते ही एक बार फिर गाजा में भीषण जंग छिड़ सकती है, क्योंकि हमास ने इजरायल के सामने बंधकों को छोड़ने के लिए नई शर्त रख दी है। लेकिन इजरायल की सेना भी हमास की धमकियों से डरने वाली नहीं है। असल में हमास और इजरायल के बीच हुए समझौते के तहत पहले 4 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया गया था, लेकिन युद्ध विराम को और 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, जिसका मतलब यह था कि इजरायल की सेना और हमास के लड़ाके एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इसी दौरान बंधकों को छोड़ने के बदले में इजरायल फिलिस्तीन के कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन युद्ध विराम खत्म होने के बाद एक बार फिर जंग छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि युद्ध विराम के बाद गाजा में फिर जंग तेज हो सकती है, जिसका मतलब साफ है कि इजरायल हमास पर फिर हमले करने का मूड बना चुका है, जिसके लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के बीच ही हमास को खुली चेतावनी दे डाली। क्योंकि इजरायल को शक है कि युद्ध विराम के बीच हमास खुद को ताकतवर बनाने में जुटा है, इसलिए इजरायल ने हमास को कड़ी चेतावनी दे दी, क्योंकि इजरायल कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के मुताबिक उनकी सेना बंधकों की रिहाई के बाद गाजा में हमास के खिलाफ फिर ऑपरेशन की शुरुआत करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने के भी संकेत दे दिए, जबकि हमास ने भी दावा किया कि अगर इजरायल ने हमले किए तो वो भी पीछे नहीं हटेगा और हमास के लड़ाके इजरायल की सेना के हर हमले का मजबूती से जवाब देंगे। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. 5 राज्यों के चुनावों के एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को उससे बहुत ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं जो इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था। ज्यादातर राज्यों में अलग अलग एजेंसियों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के संकेत दे दिए हैं। तो इनमें अगर सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर होगी बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी राहत की खबर होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनौती बड़ी थी कांग्रेस की तरफ से। पिछली बार कांग्रेस ने वहां सरकार बना ली थी, फिर बीजेपी की बनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद, लेकिन मध्य प्रदेश में अब एग्जिट पोल कह रहे हैं कि सरकार अपनी बचा लेगी बीजेपी, जबकि राजस्थान में एक बार फिर इतिहास दोहराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। यानी वहां पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं एग्जिट पोल से कि कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। हमेशा की तरह वहां एक बार फिर सत्ता पलटती दिख रही है, यानी राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती तो दिख रही है, लेकिन उसे इतनी आसान जीत मिलती नहीं दिख रही जैसी 2018 में मिली थी। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 68 सीटें थी, जबकि बीजेपी के पास महज 15 सीटें थी, लेकिन इस बार दोनों के बीच फासला काफी कम रह सकता है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। वहीं 2014 में बने नए राज्य तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन बीआरएस जो केसीआर की पार्टी है
वो भी सत्ता के करीब जा सकती है अगर मुकाबला कांटे का हो गया आखिरी दौर में तो। यानी ज्यादातर एग्जिट पोल में, राजस्थान की बात में, ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिले। ज्यादातर पोल ऐसे हैं जो राजस्थान में बीजेपी को बहुमत दिलाने की बात कर रहे हैं। जन की बात जन की बात एजेंसी का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को राजस्थान में 199 सीट में, कुल वहां पर 200 सीटें हैं, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, 199 के नतीजे आने हैं। जन की बात का एग्जिट पोल कहता है कि 100 से 122 बीजेपी को मिल सकती हैं सीटें, जबकि कांग्रेस सिर्फ 62 से 85 तक रह सकती है, यानी ज्यादा से ज्यादा 85 और अन्य को 14 से 15। अगर 100 से नीचे बीजेपी गई तो ये अन्य जो हैं वो अहम हो सकते हैं। इसके अलावा पी मार्क का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 105 से 125 सीटें मिल जाएंगी, यानी पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। कांग्रेस 69 से 81 पर रहेगी और अन्य 5 से 15, यानी कम से कम बीजेपी को कम से कम 105 सीटें। जबकि ईटीजी का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 108 से 128 सीटें मिल सकती हैं, 108 से 128 सीटें मिल सकती हैं, यानी अच्छी तरह से बहुमत मिल सकता है। जबकि मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 115 से 130 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुत अच्छा बहुमत मैट्रिक्स के पोल के हिसाब से बीजेपी को मिल सकता है 115 से 130 का। याद रखिए 101 का जादुई आंकड़ा है, 100 का जादुई आंकड़ा है, 199 में 115 से 130 बीजेपी, अन्य 12 से 19। अलग अलग एजेंसियों के पोल कहते हैं। अगली एजेंसी का पोल अगर देखें, सी वोटर का पोल जो है वो कहता है कि 94 से 114 सीटें राजस्थान में बीजेपी को मिल सकती हैं। 94 से 114 सीटें राजस्थान में बीजेपी को मिल सकती हैं, 71 से 91 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, यानी बढ़त बीजेपी को रह सकती है। लेकिन अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा 91 कांग्रेस को आई और कम से कम 94 बीजेपी को आई तो अन्य जो है 9 से 19 जो रहने वाले हैं, जो 19 रह जाएंगे, वो बहुत अहम रोल अपना सकते हैं। ये अलग अलग एजेंसियों के पोल बता रहे हैं कि बीजेपी ही आगे रहेगी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हुआ तो भी बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगी, ये एग्जिट पोलों का अनुमान है। यानी ज्यादातर पोल ऐसे हैं जो राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कुछ पोल ऐसे भी हैं, ऐसे भी रहे, ये जो बढ़त देने वाले जो पोल हैं उनकी बात करते हैं। जो बढ़त देने वाले पोल हैं, जन की बात 100 से 122 बीजेपी को दे रहा है, पी मार्क 105 से 125 बीजेपी को दे रहा है, ईटीजी 108 से 128 बीजेपी को दे रहा है, मैट्रिक्स 115 से 130 बीजेपी को दे रहा है और सी वोटर 94 से 114 बीजेपी को दे रहा है। अब कुछ पोल ऐसे भी हैं जिनमें कांग्रेस को बढ़त दी गई है। इनमें एक्सिस माई इंडिया का पोल कहता है कि कांग्रेस को 86 से 106 मिल सकती हैं और बीजेपी को 80 से 100, यानी 86 पे तो कांग्रेस नहीं सरकार बना पाएगी लेकिन 106 पे बना लेगी। तो उसका जो मैक्सिमम रेंज है एक्सिस माई इंडिया के पोल का, वो कांग्रेस की तरफ झुकी हुई है रेंज, और बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 100 पर जा सकती है। अगर ज्यादा से ज्यादा पर चली गई इस पोल के हिसाब से तो फिर बीजेपी रेस में आएगी, लेकिन कांग्रेस आगे रहने का अनुमान है एक्सिस माई इंडिया के पोल में। सीएनएक्स के पोल में भी कांग्रेस को एज दी गई है, कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इसमें बीजेपी को बहुमत से पीछे रखा गया है, 80 से 90 तक की ज्यादा से ज्यादा बीजेपी पहुंचेगी। 94 से 104 मतलब अगर 94 के लोअर एंड पर रही कांग्रेस तो 14 से 18 जो अन्य हैं वो फिर अच्छा रोल अपना बना सकते हैं सरकार में, ये सीएनएक्स का पोल कहता है। अब ये जो दो पोल हैं जो कांग्रेस को, अभी तक जो दो पोल आए हैं जो कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं वो देख लीजिए। एक्सिस माई इंडिया कहता है कांग्रेस को 86 से 106, सीएनएक्स कहता है 94 से 104। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि ज्यादा पोल ऐसे हैं जो बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं। तो उधर बड़ी खबर आई उत्तर कोरिया और अमेरिका में बढ़े तनाव से जुड़ी। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर किम जोंग उन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उत्तर कोरिया के मुताबिक इस साजिश में दक्षिण कोरिया के अधिकारी भी शामिल थे। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने CIA के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अमेरिका का यह प्लान फेल हो गया।
उत्तर कोरिया के मुताबिक अमेरिका ने रेडियो एक्टिव जहर से किम जोंग उन की हत्या कर उन्हें सत्ता से हटाने का प्लान तैयार किया था, जिसके लिए अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को लगाया था। आरोप है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन CIA के निशाने पर थे। भले ही अमेरिका ताकतवर देश हो, लेकिन उत्तर कोरिया उसकी धमकियों से डरता नहीं। इतना ही नहीं, वो अपने दुश्मन दक्षिण कोरिया और उसका साथ देने वाले देशों को भी लगातार चेतावनी देता आया। लेकिन इस बीच उसने अमेरिका पर किम जोंग उन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। बताया गया कि साल 2017 में किम को मारने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने प्लान बनाया था ताकि उत्तर कोरिया में तख्ता पलट किया जा सके। दावा है कि जिसे किम की हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उत्तर कोरिया में दाखिल भी हो चुका था, लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो सका और उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और आरोप लगा कि इससे पहले भी अमेरिका ने किम जोंग उन को मारने की कोशिश की थी। लेकिन उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि इस प्लान में अमेरिका अकेला नहीं था। और आरोप है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी ही दक्षिण कोरिया के अधिकारियों को किम जोंग उन की हत्या करने के लिए रेडियो एक्टिव जहर मुहैया कराने वाले थे, ताकि किम जोंग उन को खत्म कर उत्तर कोरिया में तख्ता पलट किया जा सके। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि किम को मारने के लिए CIA ने दक्षिण कोरिया को रेडियो एक्टिव जहर दिया था, लेकिन इसकी भनक उत्तर कोरिया को लग गई और उसके दुश्मन देश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। असल में कड़े सुरक्षा कवच के बीच किम जोंग उन तक पहुंचना किसी भी हमलावर के लिए आसान नहीं है, क्योंकि किम ने एक्सप्लोजिव डिटेक्शन इक्विपमेंट यानी बम का पता लगाने वाला सिस्टम तैनात कर रखा है, जो उनके दुश्मन देशों के लिए कड़ी चुनौती साबित हुआ। इसलिए अमेरिका पर दक्षिण कोरिया को रेडियो एक्टिव जहर देने के आरोप लगे, जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना जाता है, क्योंकि दावा किया गया कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर किम जोंग उन की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और दक्षिण कोरिया के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। और दावा किया गया कि किम जोंग उन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात के दौरान हत्या की आशंका जताई थी। खबर है कि साल 2018 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने से पहले किम माइक पोम्पियो से मिले थे, और उस मुलाकात के दौरान ही किम जोंग उन ने उनसे अपनी हत्या का शक जताया था। हालांकि माइक पोम्पियो ने उनकी बात को मजाक में टाल दिया था, लेकिन उस वक्त किम जोंग उन को अपनी हत्या का खौफ सता रहा था और दावा है कि इसकी तैयारी 2017 से ही की जा रही थी। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट डेली बीस्ट के मुताबिक साल 2017 में किम को सत्ता से हटाने के लिए प्लान बनाया गया था। बताया गया कि इसमें उत्तर कोरियाई शरणार्थियों के अधिकारों के लिए बने आयोग के अधिकारियों को शामिल किया गया था, क्योंकि माना जाता है कि जरा सा रेडियो एक्टिव जहर भी लाखों लोगों की जान ले सकता है। असल में पोलोनियम 21210 को ही रेडियो एक्टिव जहर कहा जाता है, जिसके किसी इंसान के शरीर में जाते ही उसका बचना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पोलोनियम 210 से निकलने वाला रेडिएशन इंसान के शरीर के अंगों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि इसकी मौजूदगी का सही से पता नहीं चल पाता। शरीर में इसके प्रवेश के बाद भी ऐसे कोई खास लक्षण सामने नहीं आते जिनके आधार पर यह पता लगाया जा सके कि किसी इंसान को रेडियो एक्टिव जहर दिया गया है। हालांकि इसके शुरुआती लक्षणों में बालों का गिरना शामिल है। दावा है कि इसको छिपाने और एक सीमा से दूसरी सीमा में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि रेडियो एक्टिव जहर को मशीनें भी नहीं पकड़ पाती। इसलिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को उन्हें मारने के लिए रेडियो एक्टिव जहर दिया था, क्योंकि इसे किम तक पहुंचाने में CIA और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों को किसी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा होगा। उधर बड़ी खबर आई ईरान और अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू होने की, क्योंकि ईरान की सेना ने फारस की खाड़ी में अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर अपना ड्रोन उड़ा दिया। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी करने का ड्रोन वीडियो जारी करके पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। एक रोज पहले ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास बम धमाका करने का आरोप लगाया था, जिस पर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली धमकी भी दी थी। इसके ठीक एक दिन बाद अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर ड्रोन उड़ाकर ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा दी थी। खतरनाक युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बी के साथ उसने अपनी नौसेना के खूंखार स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया था, और ईरान के मीडिया के मुताबिक उसकी सेना ने अमेरिकी नौसेना के उसी स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर ड्रोन उड़ाकर तहलका मचा दिया, क्योंकि अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि पश्चिम एशिया में अगर ईरान ने इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी सेना कोहराम मचा देगी। लेकिन इस बार तो ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका की गर्दन पर हाथ डाल दिया।
ईरान का ड्रोन फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर उड़ा और उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक उसकी सेना के ड्रोन ने फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे अमेरिका के युद्धपोत का एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत पर कई लड़ाकू विमान कतर में खड़े नजर आए। ईरान के ड्रोन ने अमेरिका के युद्धपोत की अलग अलग एंगल से कई तस्वीरें ली। वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते वक्त अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को अपने युद्धपोत पर ही रखे, उन्हें उड़ाने की गलती ना करे, जिसका सीधा मतलब यह है कि ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को फारस की खाड़ी में अपनी हद में रहने की धमकी दे दी। पश्चिम एशिया में दबदबा बढ़ाने के लिए और इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नौसेना तैनात कर रखी है, जिससे ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है और वो अमेरिका को आए दिन पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी घटाने और फारस की खाड़ी से सेना हटाने की धमकी देता रहता है। आशंका जताई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे अमेरिका के युद्धपोत का वीडियो बनाने के बाद दोनों देशों के बीच जंग की तलवारें खिंच सकती हैं और माना जा रहा है कि दोनों दुश्मनों के बीच फारस की खाड़ी जंग का मैदान बनेगी। इजरायल और हमास की जंग की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में पहले ही हालात विस्फोटक बने हुए हैं। सिर्फ एक चिंगारी पूरे इलाके में जंग की आग भड़का सकती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के कदम के बाद जो ताजा तस्वीर बनती नजर आ रही है, उसे देखकर लग रहा है कि अब तक दूर दूर से लड़ रहे अमेरिका और ईरान खुलकर जंग के मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी के मुहाने पर है, जो कि ईरान के करीब है। फारस की खाड़ी के आसपास इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देश हैं। दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई का लगभग 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है और ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए बीते 4 साल में उसके कई कमर्शियल जहाज जब्त कर चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर ड्रोन उड़ाकर उसकी गर्दन को हाथ लगा दिया और माना यह जा रहा है कि 35 साल बाद दो कट्टर दुश्मन फिर से एक दूसरे से टकरा सकते हैं। बीते कुछ साल से अमेरिका और ईरान दोनों युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। हालांकि दोनों के बीच तनाव चरम पर होने के बावजूद फिलहाल ऐसी नौबत नहीं आई कि वो सीधे सीधे भिड़ ही जाएं। लेकिन बीते 3-4 दिन की घटनाओं ने दोनों कट्टर दुश्मनों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ईरान ने दावा किया कि 3 दिन पहले उसके इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास अमेरिका और इजरायल ने मिलकर धमाका करवाया था। ईरान के मीडिया के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि अगर वो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में हुआ होता तो पूरे ईरान में भयानक तबाही आ जाती। इस घटना पर भड़के ईरान ने अमेरिका और इजरायल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर ड्रोन उड़ाने की घटना को ईरान का पलटवार माना जा रहा है। यानी 35 साल बाद अमेरिका और ईरान युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका और ईरान पहली बार 80 के दशक में भिड़े थे। हालांकि उनके बीच सीधी लड़ाई नहीं थी। उस वक्त जंग ईरान और इराक के बीच चल रही थी। दोनों ने करीब 8 साल तक खाड़ी युद्ध लड़ा था। उस लड़ाई में अमेरिका इराक के साथ खड़ा था और इराक जीत गया था। लेकिन 35 साल में पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। ईरान का कहना है कि आज का ईरान 35 साल पुराना वो ईरान नहीं है जो खाड़ी युद्ध में अमेरिका के हाथों हार गया था। ईरान की सेना ने अमेरिका को चुनौती देते हुए यह कहा कि 80 के दशक के ईरान और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। यानी अगर जंग का सायरन बजा तो ईरान की सेना अमेरिकी फौज को जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका जैसे सुपर पावर को चुनौती देने वाली ईरान की सेना के पास आधुनिक हथियारों और शक्तिशाली ड्रोन का ऐसा जखीरा मौजूद है जो किसी भी जंग में बाजी पलट सकता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 541 लड़ाकू विमान और 12 अटैक हेलीकॉप्टर वाली मजबूत एयरफोर्स है, जबकि उसकी नौसेना के बेड़े में 101 जहाज हैं, जिनमें 19 पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो दुश्मन को समंदर में डुबोने का दम रखती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक हैं ईरान के ड्रोन, जो जंग के हालात में बेहद कारगर साबित होते हैं। अल जजीरा के मुताबिक ईरान की सेना के पास 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले ड्रोन मौजूद हैं। यानी ईरान के पास ऐसे हथियार और इतनी ताकतवर सेना मौजूद है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए अमेरिका भी युद्ध में कूदने से पीछे नहीं हटेगा। इजरायल और हमास की जंग के दौरान अमेरिका ने पूरे के पूरे पश्चिम एशिया की किलेबंदी शुरू कर दी थी।
क्योंकि उसे इस बात की आशंका थी कि इजरायल का साथ देने पर पश्चिम एशिया में उसके खिलाफ गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ेगा। और ऐसा होता भी दिखा, क्योंकि गाजा पर इजरायल के हमलों के दौरान इराक और सीरिया में उसके सैन्य ठिकानों पर हमले तेज हो गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 17 अक्टूबर के बाद इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 74 से ज्यादा हमले हुए, जिनमें 36 हमले इराक में और 38 हमले सीरिया में अमेरिकी बेस पर हुए। अमेरिका का आरोप है कि पश्चिम एशिया में उसके ठिकानों पर हमले ईरान के इशारे पर हुए, क्योंकि इराक ईरान का न सिर्फ पड़ोसी है बल्कि इराक की सरकार ईरान के काफी करीब भी है। इराक और सीरिया में चरमपंथी लड़ाकों के ऐसे कई गुट सक्रिय हैं जिन्हें ईरान पूरा समर्थन करता है। उधर बड़ी खबर आई रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी। खबर है कि क्राइमिया से रूस को जोड़ने के लिए पुतिन और एक और रास्ता बनाने की तैयारी में जुट गए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सेना क्राइमिया और रूस को जोड़ने वाले इकलौते रास्ते पर कई बार हमला कर चुकी है। दावा है कि इसीलिए पुतिन रूस से क्राइमिया तक समंदर में करीब 19 किलोमीटर लंबी सुरंग बनवाने की सोच रहे हैं, ताकि यूक्रेन के हमलों से बचते हुए रूस की फौज क्राइमिया में तेजी से गोला बारूद पहुंचा पाए। क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद से ही कर्च ब्रिज यूक्रेन की फौज के निशाने पर रहा है। यह ब्रिज क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला जमीन का इकलौता सीधा रास्ता है। लेकिन जंग के दौरान जेलेंस्की की सेना कर्च ब्रिज पर कई बार बम बरसा चुकी है और उस पर सबसे बड़ा हमला पिछले साल अक्टूबर को हुआ था। तब हुए जबरदस्त धमाके में ब्रिज का कुछ हिस्सा ही ढह गया था। कर्च ब्रिज पर हुए हमले ने पुतिन की भी चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि इस हमले के बाद रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले उस इकलौते रास्ते को कई दिनों के लिए बंद करना पड़ा था। जबकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए क्राइमिया और कर्च ब्रिज की भूमिका बेहद अहम रही है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने रूस और क्राइमिया के बीच एक ऐसा रास्ता बनाने की तैयारी कर ली जिसे यूक्रेन की सेना आसानी से टारगेट न कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये रास्ता पानी के अंदर एक सुरंग के रूप में होगा, क्योंकि समंदर पर बने कर्च ब्रिज को यूक्रेन की सेना कई बार निशाने पर ले चुकी है, जिसका असर यूक्रेन में जारी रूस के सैन्य ऑपरेशन पर भी पड़ा। क्योंकि रूस कर्च ब्रिज का इस्तेमाल यूक्रेन में लड़ रहे अपने सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाने के लिए भी करता आया है। इतना ही नहीं, दावा है कि जंग के शुरुआती दिनों में रूस ने इसी रास्ते से सेना भेजकर जेलेंस्की को बड़ा झटका दिया था और दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद खैरसोन और जापोरिजिया के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। इसीलिए क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला ये रास्ता यूक्रेन को खटकने लगा और इस रास्ते को बर्बाद करने की कई कोशिशें भी हुई, ताकि रूस और क्राइमिया के बीच संपर्क काटा जा सके। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने क्राइमिया से जुड़े रहने के लिए कर्च ब्रिज के अलावा भी एक और रास्ता बनाने की तैयारी कर ली, जो काला सागर के उत्तरी हिस्से में मौजूद क्राइमिया को रूस के कृष्णदार शहर से जोड़ेगा। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पुतिन की ये सुरंग करीब 19 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें गाड़ियों के साथ साथ रेल के लिए भी रास्ता होगा। और द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस सुरंग को बनाने में रूस को चीन से भी मदद मिल सकती है। यही नहीं, दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन एक ऐसे इलाके में रूस का साथ देने की सोच रहा है जिसे वो मान्यता तक नहीं देता। क्राइमिया साल 2014 से रूस के कब्जे में है, लेकिन चीन ने इस कब्जे को अब तक मान्यता नहीं दी है। यानी चीन क्राइमिया को रूस का हिस्सा मानता ही नहीं। और दावा किया गया है इसके बावजूद वो समंदर के अंदर टनल बनाने में रूस की मदद कर सकता है। और द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चीन में रेलवे लाइन बिछाने वाली सरकारी कंपनी ने बताया कि उसके कर्मचारी क्राइमिया में रेलवे और सड़क बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट में रूस का साथ देने के लिए तैयार हैं। हालांकि टनल बनाने का काम कब शुरू होगा और इसे कब तक पूरा किया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन क्राइमिया को लेकर रूस की यह तैयारी यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि क्राइमिया को 9 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन से छीन लिया था और तभी से यूक्रेन लगातार उसे वापस पाने की कोशिश में जुटा है। और पिछले साल जंग शुरू होने के बाद से तो यूक्रेन ने क्राइमिया के कई हिस्सों पर हमले भी बोले हैं। क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिस पर साल 2014 से ही रूस कब्जा करके बैठा है और दावा है कि तभी से वो क्राइमिया को अपने हथियारों के डिपो की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ रूस के एयरबेस पर सुखोई जैसे खतरनाक विमान तैनात रहते हैं, जबकि नेवल बेस पर जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने मोर्चा संभाल रखा है। यही नहीं, क्राइमिया का इस्तेमाल रूस की फौज यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर हमले के लिए भी करती आई है। यानी सैन्य रणनीति के लिहाज से क्राइमिया रूस के लिए काफी अहम हो जाता है। लेकिन फिलहाल वहाँ जमीन से आने जाने के लिए रूस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि कर्च ब्रिज है। ऐसे में समंदर के नीचे सुरंग बनने के बाद रूस पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से
क्राइमिया में सैनिक और गोला बारूद भेज पाएगा। उधर शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा और सेंसेक्स 86 अंक चढ़कर बंद हुआ। इस दौरान स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए और सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 86 अंकों की तेजी के साथ 66,988 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 36 अंक चढ़कर 20,133 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। अदावत दिल में रखते हैं मगर यारी दिखाते हैं, अदावत दिल में रखते हैं मगर यारी दिखाते हैं, न जाने लोग भी क्या क्या अदाकारी दिखाते हैं। 100 बात की एक बात कही अकेला ने, दरख्तों की हिफाजत करने वालों डर नहीं जाना, दिखाने दो अगर कुछ सिर फिरे आरी दिखाते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।